वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 64 क्लास 10th सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस, यानी कि सोशल साइंस में हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की वर्कशीट फेडरलिज्म। इसके अंदर जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था पावर शेयरिंग, इसमें हम करने वाले हैं फेडरलिज्म के 3 to 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन प्लस एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो कि है 4 नंबर का। आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला, हाउ इज पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन इसको शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, जो कि इस चैप्टर का नाम है, हमारा इस वर्कशीट का नाम है फेडरलिज्म। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि फेडरलिज्म है क्या। हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में जो पढ़ा था पावर शेयरिंग में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। उसमें से जो सबसे पहली पावर शेयरिंग थी वो थी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, सेकंड था वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो फेडरलिज्म ही हमारा एक तरीके से वर्टिकल पावर शेयरिंग है, जहाँ पे हम पावर को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पे डिवाइड करते हैं, वर्टिकली डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पे हमारी गवर्नमेंट पाई जाती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी 3 लेवल पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। इसी वर्टिकल पावर को कहते हैं फेडरलिज्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा इसमें पूछा गया है कि हाउ इज पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर को कैसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले तो इंडिया के अंदर जो पावर्स हैं उसमें 3 लिस्ट बनाई गई हैं। जो मेन है वो 3 लिस्ट है, इसके अलावा 2 लिस्ट और है, हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहली है हमारी यूनियन लिस्ट। देयर आर द 100 सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट सच एज करेंसी, बैंकिंग एंड फॉरेन पॉलिसी। The central government has the right to make a laws on this subjects। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिस पे लॉज बनाने की पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट 100 सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा और भी कुछ ऐड होते रहते हैं, तो उनको हमें देखना है डे टू डे। जो भी करंट हमारे पास डेटा होता है, आज के डेट में 100 सब्जेक्ट्स हैं। तो यूनियन लिस्ट जिसके ऊपर लॉ बनाएगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड है हमारी स्टेट लिस्ट। नाम से ही पता चल रहा है इसके ऊपर लॉज बनाने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो आज के डेट में 61 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, जैसे कि पुलिस, हेल्थ एंड इरिगेशन। एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू मेक अ लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट्स। थर्ड है हमारी कॉन्क्रीट लिस्ट। ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे 52 सब्जेक्ट्स हैं। पहली बात, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सेट्रा। पर इस वाली लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकती हैं। ये नई चीज़ है इस लिस्ट के अंदर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। लेकिन अगेन एक टर्निंग पॉइंट क्या है कि अगर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बात एक यूनिटी में नहीं आती है, दोनों के अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को माना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट की बात को नहीं। तो कॉन्क्रीट लिस्ट आपको अच्छे से समझना है कि दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं लॉस को बनाने के लिए, बट जो ओरिजिनल पावर आती है वो आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेजिटरी लिस्ट। ये एक नई लिस्ट ऐड की गई है। नई लिस्ट है तो इसका काम भी कुछ अलग होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी नए टॉपिक आएंगे दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबव 3 लिस्ट, वो हमारे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जैसे कि साइबर लॉ। और इस पे लॉस बनाने की भी पावर, जो न्यू टॉपिक्स हैं वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अगर बात की जाए इंडियन फेडरलिज्म की, तो पावर को कैसे डिवाइड किया गया बिटवीन 4 लिस्ट, और ये हमने रीड कर लिया है। नाउ नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। अब हमारे जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसमें 3rd लेवल पर आती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा आई थिंक पॉइंट है।
छोटे स्तर पर, स्मॉल से स्मॉल लेवल पे जाकर गवर्नमेंट्स का, सरकार का सबसे बेस्ट पॉइंट है जहां पे रियलिटी में जनता कंट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट डिसीजन. So the local government has some very important characteristics that give it importance, such as a decentralization and local autonomy, which made the function part of its importance regard the fact that it better suits the local needs but also give a better representation of a local people. मैंने जैसे आपको बताया कि लोकल गवर्नमेंट एक सही उदाहरण है, एक सही एग्जाम्पल है जहाँ पे जनता डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है अपनी गवर्नमेंट को. डे टू डे लाइफ में हमारे एरिया के जो प्रॉब्लम है, ना ही वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट या हमारे सीएम डील कर सकते हैं, ना ही पीएम डील कर सकते हैं. हमारी लोकल जो प्रॉब्लम्स है वो हमें पता है और हमें पता है इसका सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा. तो लोकल गवर्नमेंट एक ऐसा तरीका है जो हमें ये बताता है कि यस, हमारे इश्यूज हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे. और लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनती है, स्थानीय स्तर पर सरकार बनती है और प्रॉब्लम इजीली और बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाती है. तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि लोकल लोगों को डायरेक्टली मौका मिल रहा है अपनी प्रॉब्लम को डील करने के लिए. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेडरलिज्म, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. ये हम पहले भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसको इंट्रोडक्शन दे दिया, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं. Federalism is a system of a government in which entities such as a state or province share powers with national government. तो कोई भी हो सकता है. हमारी अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डील करती है पावर्स के साथ विद नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकेंड, द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. तो अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूँ तो वो किस हिसाब से काम करती हैं? प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म के हिसाब से. Third, the US political system evolved from the philosophy of federalism. US का जो पूरा political system आया है वो कहाँ से आया है? Federalism से. Now moving to the fourth question, question number 4. The Indian Constitution did not use the word federation, but the Indian Union is based on the principle of the federation. Explain the statement. देखो, आप क्योंकि आप 10th के बच्चे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएसटी के अंदर, और ऐसे क्वेश्चन में बच्चा हो जाता है कंफ्यूज कि करना क्या है. बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. एसएसटी में सबसे पहले तो आपका काम ही यही होना चाहिए कि आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझो. कई बार हम कंफ्यूज होके क्या करते हैं, आंसर कुछ और लिख देते हैं. ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे आगे की क्लासेस में, आपको बताऊंगी. लिखना कुछ और होता है, कर कुछ और देते हैं. अब ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा अजीब लग रहा है कि यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आगे फेडरेशन वर्ड नहीं लगाता, पर फिर भी हम फेडरेशन के अकॉर्डिंग वर्ड करते हैं. तो भाई क्या होगा इसका आंसर? कुछ नहीं करना है. आंसर तो पहली बात जाएगा यस में. यहाँ पे आपको नहीं बोला गया है आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट. यहाँ पे सीधा उन्होंने बोल दिया एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. तो आपकी शक्ति चली गई, आपसे इन्होंने पॉइंट सीधा निकाल लिया कि आपको यस या नो में तो आंसर जैसा बचा ही नहीं. सीधा अगर एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं तो आपका आंसर यस में ही जाना चाहिए. नो जैसा टाइम गया, क्योंकि आपको अग्री या नॉट अग्री करने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने. नाउ सेकंड, वो क्या कह रहा है, आपको प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन बताना है जिस पर इंडिया बेस्ड है. सिंपल सी बात है, इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट फेडरलिज्म को अपनाई हुई है. मतलब फीचर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बताना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. स्टेटमेंट को समझिए, अपने आप इसका आंसर निकल जाएगा. क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि फेडरलिज्म फीचर बताइए इंडिया के. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंडिया को बनाते हैं फेडरलिज्म की तरफ. सबसे पहला, देयर आर द मोर देन 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया. यस, इंडिया में कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? 3 लेवल पर है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रूल द सेम ग्रुप ऑफ सिटीजन. यस, अगर मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो मेरे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी रूल कर रही है, और दिल्ली क्योंकि इंडिया का पार्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी मेरे ऊपर रूल कर रही है. और अगर मैं करोल बाग में रह रही हूँ तो करोल बाग की लोकल गवर्नमेंट भी मुझे रूल कर रही है. ऐसा तो नहीं है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जनता अलग है, स्टेट की अलग है और लोकल की अलग है. तीनों ही गवर्नमेंट मुझे रूल कर रही हैं. तो फेडरलिज्म का एक और फीचर क्या हुआ इंडिया के अंदर कि जनता एक ही होती है, पर उनके जो काम होते हैं वो बटे हुए होते हैं, और जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, जो 4 लिस्ट होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं. थर्ड, ऑल द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैव अ सेपरेट पावर्स. यस, हमने जैसे कि पहले पढ़ा, तीनों लिस्ट में हर सरकार के अपने अलग कार्य होते हैं.
Fourth, these different level of government have their separate source of revenue. सभी लेवल के जो अपने रेवेन्यू सिस्टम होते हैं वो अलग होते हैं. Now next, question number 5. Critically analyze central state relationship prior to 1919 and after. सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन होता क्या है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रोल होता है, क्या इनका ताना बाना होता है और क्या प्रॉब्लम्स होती है. तो फर्स्ट फेज हम पढ़ेंगे कि 1990 से पहला कैसा था. शुरुआती दौर में जब इंडिया आज़ाद हुआ था, जिस समय पे 1947 के बाद हमारा 1952 में सबसे पहला इलेक्शन हुआ, 1952 से लेकर 1969 तक मैं बोलूँ तो खैर कांग्रेस ने राज काफ़ी सालों तक किया. अब आप जो कांग्रेस पार्टी थी वो हमारी सबसे पहली पार्टी थी और जिस पे सबसे ज़्यादा जनता का भरोसा था. कारण बहुत थे, इसको आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या रीज़न था कि कांग्रेस इतनी फेमस थी. अभी भी अवेलेबल है कांग्रेस हमारे लिए. तो कांग्रेस की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो पूरे इंडिया में अवेलेबल थी. पहली पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी थी, 1885 में बन चुकी थी और धीरे धीरे उस पर इंडिया का कब्जा हो चुका था उस पार्टी पर. एंड 1947 से 69 तक कांग्रेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे सेम पार्टी रूल करती थी. अगर किसी राज्य में ए पार्टी है और उस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ए पार्टी है, तो ए पार्टी की बुराई थोड़ी करेगी. उसको पता है भाई कहाँ है किसकी पार्टी, मेरी पार्टी है. तो इसी हिसाब से कांग्रेस का भी यही हाल था. सेंट्रल में भी कांग्रेस थी, स्टेट में भी कांग्रेस थी, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं होंगी. और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल कॉपरेशन था, कोऑर्डिनेट था दोनों के बीच में. 69 to 19 यहाँ पे आया सेकेंड फेज और यहाँ पे थोड़ी सी होने लग गई प्रॉब्लम्स, क्योंकि रीजनल पार्टीज सामने आई. रीजनल पार्टीज जहाँ पे और भी पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट लेवल पार्टीज आई, सेंट्रल लेवल पे भी बहुत सी पार्टियाँ आई. और जब यहाँ पे ए पार्टी है, यहाँ पे बी पार्टी है, यानी कि सेंट्रल में ए है और बी में अगर स्टेट में बी है, तो ऑब्वियसली ये चाहेगी कि मैं सेंटर में आ जाऊँ और ये चाहेगी कि क्यों ना मैं भी स्टेट में क्यों नहीं हूँ, स्टेट में मुझे भी होना चाहिए. तो यहाँ पे जब पार्टियाँ चेंज होती हैं ना, तो दोनों की आइडियोलॉजी चेंज होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं. नाउ थर्ड फेज, दिस वाज द पोस्ट द 1990 पीरियड एंड इट वाज अ पीरियड ऑफ अलायंस गवर्नमेंट. यहाँ पे अपनी आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, इन्होंने एक साथ इलेक्शन लड़ने का मौका लिया. देखो, अगर बात आती है अलायंस की, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आइडियोलॉजी. देखो, पार्टियों का खेल है, कुछ नहीं पता, शायद हो सकता है देश के भले के लिए हो सकता है गवर्नमेंट में अपना एक हिस्सा बनाने के लिए हो. पर सच्चाई यही है कि आफ्टर अलायंस एक जो कमियां थी वो थोड़ी सी दूर हुई और पार्टियों ने मिलकर इलेक्शन लड़ना शुरू हुआ और थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आने लगे इनमें एंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव्ड हुआ. तो ये आपको 3 फेज लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाओगे. Question number 6. Explain the constitutional amendments of 1992 that established local government in India. सबसे पहले वर्ड समझ लेते हैं अमेंडमेंट होता क्या है. अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करना. 3 तरीके से अमेंडमेंट होते हैं. वो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या होता है, पर 3 तरीके से अमेंडमेंट किए जाते हैं. तो 3 तरीके से अमेंडमेंट किए जाते हैं. सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई नई चीज ऐड करना. आप कोई नया लॉ ऐड कर रहे हो या कोई नया वर्ड ऐड कर रहे हो, वो कहलाएगा हमारा कुछ न्यू चीज ऐड करना. सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई चीज हटाना देखो इतना इजी नहीं होता, लाना भी इतना इजी नहीं होता, पर हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है ही ऐसा, फ्लेक्सिबल भी है, साथ के साथ रिजिड भी है. थर्ड, पुराने लॉ में कोई चेंज करना. तो 3 तरीके हैं जिससे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं. हम नहीं, मतलब हमारे पार्लियामेंट. तो
डिसेंट्रलाइजेशन आया, डिसेंट्रलाइजेशन जहाँ पे हमने लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया इन 1992। देखो 1992 से पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट अवेलेबल लोकल गवर्नमेंट अवेलेबल थी, पर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी किया गया इनका बनना और इनका इलेक्शन होना। It has now been made a mandatory to hold the local bodies election regularly, यानी कि हर 5 साल में इनका भी होगा इलेक्शन, एंड इट इज कंपल्सरी कि हर राज्य में, हर स्टेट में बनेगी लोकल गवर्नमेंट। सेकेंड, इन लोकल गवर्नमेंट सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कास्ट, यानी कि SC ST OBCs के लिए सीटें यहाँ पे रिजर्व्ड होंगी। लोकल गवर्नमेंट की एक और बात बता दो, यहाँ पे वुमेन के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड होती है फॉर 1/3 सीट, एटलीस्ट 1/3 सीट्स ऑफ द पोस्ट वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज में वुमेन्स अपने राइट्स के लिए बोल नहीं पा रही हैं, वहाँ पे मैंडेटरी है, इट इज़ कंपल्सरी कि 1/3 सीट्स पे वुमेन आएंगी, जो कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करता है एंड उनको पॉलिटिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका देता है। फोर्थ, स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन सेटअप टू कंडक्ट लोकल इलेक्शन इन एवरी स्टेट। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो ऑर्गेनाइज कराएंगे इनके लिए इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर इसका 5 पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट गेव सम देयर रेवेन्यू एंड राइट टू दिस लोकल गवर्नमेंट। इनको राइट और रेवेन्यू कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी वाज टैकल इन इंडिया। भारत है, भारत का नाम आते ही सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है डाइवर्सिटी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, पग पग पर भारत में डाइवर्सिटी पाई जाती है। बहुत अच्छी बात है कि हम इतने डाइवर्स होके भी यूनिटी वाले स्टेट में रह रहे हैं, यूनिटी वाली कंट्री में रह रहे हैं। पर शुरुआती दौर में थोड़ी सी समस्याएं आई थी, और सबसे बड़ी समस्या आई थी लैंग्वेज, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कल्चर है, कल्चर के साथ साथ भाषाएं भी बहुत है, लैंग्वेजेस भी बहुत है। तो क्योंकि भारत में हिंदी थोड़ा सा मेजॉरिटी में है, 40% लोग हिंदी बोलते हैं, पर इट डजंट मीन कि बाकियों के ऊपर उसको थोपा जाएगा। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम में और श्रीलंका में कोई भी अंतर नहीं होगा। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जानते थे, और वो ये मानते थे कि हर एक का राइट होना चाहिए अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ पीपल, देयरफॉर द हिंदी इज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि कामकाज की लैंग्वेज। तो 40% लोग बोलते थे उस समय पे हिंदी। तो शुरुआती दौर में यही बोला गया कि जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी रखी जाएगी। There were the many safeguards to prevent other languages also. Beside Hindi, there are the 21 other languages that are recognized by the scheduled language. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी ही है, इसके अलावा 21 भाषाओं को भी इंपॉर्टेंस दी गई है। फोर्थ, अ कैंडिडेट कैन गिव एग्जाम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इन एनी लैंग्वेज। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी जॉब देने एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके पास ये चॉइस है कि आप 22 भाषाएं यानी कि 21 + 22 यानी कि हमारी हिंदी, उसका आप कोई भी चॉइस ले सकते हो। फिफ्थ, मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न स्टेट। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगी। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और लैंग्वेज पॉलिसी में जो इन्होंने टैकल की हुई है, टैकल का मतलब यही होगा कि हमने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो प्रॉब्लम आई थी हिंदी विरोधी आंदोलन से। जो साउथ था हमारा, बहुत से राज्य थे जो विरोध कर रहे थे हिंदी का, इसीलिए हमने इंग्लिश को एज अ सपोर्टिव लैंग्वेज रखा था 1965 से 7 तक के लिए। बट आज तक इंग्लिश प्लस हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज वर्क कर रही है, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर देखो साउथ वालों को अभी भी नहीं आती है इंग्लिश। पर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंग्लिश से बेटर है कि हम क्यों ना मदर टंग में उनकी लोकल लैंग्वेजेस में काम करें, इसके बजाय कि हम इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज पावर शेयर्ड इन अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट क्रिएट करती हैं उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। व्हेन 2 or more parties form the alliance to contest election, if they wins they form a coalition government and share their power. So the power is shared among different parties and represent different ideology and social group. थोड़ा सा ये भी सोचने वाली बात है कि जहाँ पार्टियाँ एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं, एक दूसरे की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करती हैं, बट गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए कोलिशन कर लेती हैं, दोस्ती कर लेती हैं, तो ठीक है, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो शायद इसके भी कोई फ़ायदे और नुकसान होंगे।
क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट एनी 2 अचीवमेंट्स एंड एनी 2 चैलेंजेस टू पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम यानी कि लोकल गवर्नमेंट का जो विलेज लेवल पे पाया जाती है गवर्नमेंट, उसके 2 फायदे और 2 नुकसान। सबसे पहले तो लाया कौन था? बलवंत राय मेहता कमेटी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, पंचायती राज सिस्टम को। 2 अचीवमेंट क्या है इसके? सबसे पहला, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपर रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। मैंने पहले ही बताया, अगर प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है और जगह जगह डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कराना है तो आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका है पंचायती राज, जहाँ पे जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है अपनी गवर्नमेंट के अंदर। Second, there are also increased representation and voice of scheduled castes, scheduled tribes and women in Indian democracy for measure of reservation. SC, ST, OBC and women थोड़े से बैकवर्ड बोल लो या फिर अब तो खैर स्थितियाँ सुधर रही हैं। तो इन समूहों को, जिनको समाज में पहले स्थान नहीं प्राप्त हुआ, किसी भी कारणवश नहीं प्राप्त हुआ, अब इनको भी मौका मिल रहा है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाने का। पहले भी मैंने बोला किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, पर यहाँ पे आ रही हैं चैलेंजेस, प्रॉब्लम। सबसे पहला, द पंचायत्स आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट एट हायर लेवल फॉर देयर फंड्स एंड देयर रिस्ट्रिक्शन, देयर डिसीजन मेकिंग। स्टेट गवर्नमेंट दे रही है पैसा पंचायती लेवल को, तो समस्याएं आएंगी ही। जब आपको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया जाता है तो फ्रीली तरीके से आप काम नहीं कर पाते। तो सेम यही ये गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है। Fourth, political interference in decision making hamper the effectiveness of local government, क्योंकि ये डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से नहीं, खैर स्टेट लेवल पे थोड़ा सा डिपेंडेंट है, तो यस प्रॉब्लम्स आती हैं, इफेक्टिवली ये काम नहीं कर पा रही हैं। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन। अगेन एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, स्टेटमेंट के सपोर्ट में आंसर देना है, यस या नो में जाने की जरूरत ही नहीं है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री, द होल कंट्री फेल्ट द नीड ऑफ अ लैंग्वेज टू बी यूनाइटेड इन द थ्रेड ऑफ यूनिटी। ऑन 14 सितंबर 1949 वी रिकग्नाइज हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, हिंदी को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। इट वॉज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट दैट अंटिल हिंदी इज फुली डेवलप्ड द इंग्लिश लैंग्वेज विल कंटिन्यू। जब तक हिंदी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाती तब तक क्या करेंगे? इंग्लिश को भी साथ में सपोर्टिव लैंग्वेज रखेंगे। सिंस देन प्रमोशन ऑफ हिंदी हैज़ बीन ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आज भी हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रमोट की जा रही है हिंदी को, तो ये है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी, जिसमें हिंदी को थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश की जा रही है और उसको प्रमोट किया जा रहा है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो कि हमारा 4 मार्क का, ओके, सो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो कि है 4 मार्क का। अगेन हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिटी ऑफ द कंट्री। हमें पता है फेडरलिज्म क्या है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बाकी लेवल ऑफ गवर्नमेंट पावर को शेयर करती है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट। One is the government for this entire country and is usually responsible for a few subjects of common national interest, and the other are the government at level of the province of state that look after much of the day-to-day administration of their state. तो एक तो हो गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गई हमारी स्टेट गवर्नमेंट। Federation are contrasted with a unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of a government or sub units are subordinate to the central government. तो जहाँ पे फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट होती है, वहीं यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ एक या थोड़ी सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट मिल जाती है। The central government can pass an order to the provincial and to the local government, but in a federal system, the central government cannot order to the state government to do something. I think which is the most best part of federalism is कि फेडरलिज्म सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं कर सकते स्टेट गवर्नमेंट को कोई काम करने के लिए। किस रिगार्डिंग? स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग। State government has power of its own for which it is not answerable to the central government. Both these government are separated answerable to the people. यानी कि दोनों ही answerable हैं अपनी जनता के लिए, लेकिन अपने अपने टॉपिक्स के लिए। तो आइए जानते हैं इसके जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके आंसर्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1,
डिफाइन फेडरलिज्म इन योर ओन वर्ड, वैसे तो मिल जाएगा, पैराग्राफ में भी इसका आंसर है. फेडरलिज्म इज अ गवर्नमेंट system in which there are the two and more level of government and sharing the power. Second, what do you understand by unitary form of a government? So, unitary state, a system of a political organization in which most or all the governing powers reside in a centralized government and contrast to the federal state. Third, which form of federal government in India? तो इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. एंड क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपको दिया गया है, राइट अ ब्रीफ अबाउट द पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स. तो फेडरलिज्म के बारे में आपको बताना है क्योंकि पूरा जो पैराग्राफ है वो फेडरलिज्म के ऊपर ही है. सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ 2 and more level of a government, each with its own powers. The opposition of federalism is a unitary form of government in which there is only one level of government. Exist unitary form of government is generally practiced in small countries. तो ये वर्कशीट हो गई है हमारी पूरी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.